दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जीके का टॉपिक है वैदिक सभ्यता, जिसे वैदिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं। यह टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, दरोगा एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी जीके के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताए थे। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो भारत में एक नई सभ्यता का उदय होता है जिसे हम लोग वैदिक सभ्यता या आर्यन का सभ्यता, आर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। तो ये जो इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो समय काल है, ये सभ्यता है जो 1500 ईसा पूर्व कब आया था। 1500 ईसा पूर्व से इस सभ्यता का शुरुआत हुआ था और ये सभ्यता है जो 600 ईसा पूर्व तक चला है। ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक चला था। अर्थात आप कह सकते हैं कि सभ्यता है जो लगभग 900 वर्षों तक का यह सभ्यता है। और इस सभ्यता के बारे में हम लोग को गर्व होना चाहिए, क्योंकि जो हिंदू धर्म का जो उदय हुआ है ये मुख्य रूप से हम लोग आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता का ही देन है, क्योंकि हिंदू धर्म है जो वैदिक सभ्यता का ही अंतर्गत आता है। अर्थात जितने भी हिंदू हैं वह बोल सकते हैं कि हम लोग आर्य हैं या वैदिक सभ्यता से हमारा संबंध है। क्योंकि आप इस टॉपिक में या इस वीडियो में देखिएगा कि जो आर्य सभ्यता के लोग किया करते थे, ठीक कुछ उसी प्रकार कमोबेशी हम लोग भी अभी करते हैं, अर्थात हिंदू लोग करते हैं। जैसे गाय को माता के समान पूजना या आज भी है, ठीक है, आज भी है। गाय को इस समय में अधन्या बोला जाता था। अधन्या कहने का मतलब कि गाय को हत्या नहीं कर सकता है। यदि गाय को जो वध करता था या हत्या करता था उसे देश से निकाल दिया जाता था, और नहीं तो फांसी पर लटका दिया जाता था। कुछ इस तरह से देखिएगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता, जबकि आपको सिंधु घाटी सभ्यता में बताए थे कि यह सभ्यता है जो शहरी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, जबकि वैदिक सभ्यता है जो ग्रामीण, अर्थात लोग आकर एक तरह से गांव में बसना शुरू किए। ये नहीं था कि बहुत बड़ा बड़ा शहर का निर्माण किए थे। तो एक ग्रामीण सभ्यता भी इस सभ्यता को आप कह सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे कैसे सभ्यता का एक तरह से विकास हुआ है, क्या क्या किस तरह से भारत में इन लोग आए, क्या इनका खान पान है, किस प्रकार से काम करते थे, और तरह तरह के महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला चीज हम आपको बताएं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो नई सभ्यता का भारत में विकास हुआ था उस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता है। ठीक है, दूसरा चीज, जब इन लोग आए थे तो भारत में, ये आपका भारत का प्रश्न डायग्राम बना देते हैं। उस समय भारत में 10 लोग राज्य करते थे, ये 10 लोग रहते थे। ठीक है, तो 10 थे पहले भारत में। जब इन लोग आए थे, मैक्स मुलर का कहना है कि लोग आए हैं मध्य एशिया से, अर्थात नक्शा में मध्य एशिया कुछ ऊपर में है। ठीक है, मध्य एशिया है जो इस तरह से है। तो मध्य एशिया से एक तरह से भारत की ओर रुख किए थे, जैसा कि मैक्स मुलर का कहना है। और मैक्स मुलर का जो बात है उसे प्राय सभी इतिहासकार सर्वमान्य मानते हैं कि आर्य लोग जो आए हैं वो मध्य एशिया से ही आए हैं। और मध्य एशिया में बैक्ट्रिया नामक देश है, वहाँ से है जो आर्यों का आगमन हुआ था। जब आर्यों का आगमन कुछ इस ओर हुआ था तो भारत में 10 लोग उस समय रह रहे थे, या 10 लोग का राज्य था। ठीक है, तो 10 लोग से इन लोग को क्या होता है, आर्य का झड़प होता है, अर्थात 10 और आर्य में लड़ाई होता है, और अंत में आर्य को जीत मिलता है। और बाद में है जो आर्य जो आते हैं ये भारत का पंजाब, ठीक है,
पंजाब का कुछ हिस्सा है जो पाकिस्तान। तो पहले पाकिस्तान भारत सब एक ही अंग था। तो सबसे पहले जो आज लोग आए थे वो पंजाब, और पंजाब के ही पास में अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान आज के डेट में पाकिस्तान के बगल में है। तो ये हो गया अफगानिस्तान। तो यहाँ पे ही सबसे पहले है जो अपना निवास स्थान बनाए थे, और आर्य लोग थे जो कबीला में रहते थे, अर्थात एक झुंड में रहते थे, और झुंड का नेतृत्व किया करता था। ठीक है, झुंड का एक संरक्षक होता था या सेनानी बोल सकते हैं, उस झुंड को क्या करता था, नेतृत्व करता था। और उन लोग आए थे तो सबसे पहले दसों को हराकर भारत में उनका एंट्री हुआ था। ठीक है, जबकि बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि आर्य लोग का जो आगमन हुआ है वो ध्रुव के पास से हुआ है। आपका पृथ्वी है, और पृथ्वी में यहाँ पे आर्टिक हो गया, और आर्टिक से ही एक तरह से आर्य लोग को एक तरह से वहाँ जलवायु है जो ढंग का नहीं मिल पाया। ठीक है, जलवायु है जो ढंग से नहीं मिल पाया, इसी के चलते उन लोग पलायन कर गए थे। ठीक है, आर्टिक होम भी बोला जाता है कि आर्य का जो निवास था वो आर्टिक होम। आर्टिक होम कहने का मतलब यहाँ पे आर्टिक, यहाँ से एक तरह से उन्होंने पलायन करना शुरू किया। तो कहने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है कि आर्य लोग पहले कहाँ थे, लेकिन मैक्स मुलर का ही सिद्धांत को हम लोग सर्वमान्य सिद्धांत मानते हैं। चलिए, यहाँ तक तो हम लोग जान गए। उसके बाद इसका जो हम टाइम पीरियड आपको बता रहे हैं वो वैदिक सभ्यता का वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व, और यह जो पूरा के पूरा कार्यकाल था वो 900 वर्षों का था। ठीक है, 900 वर्षों का था। तो 900 वर्षों में बहुत सारा परिवर्तन होता है, समाज में बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तन के कारण हम वैदिक सभ्यता को दो खंडों में बांटकर पढ़ते हैं, क्योंकि ये 900 वर्ष बहुत लंबा समय हो जाता है। तो बहुत सारा सामाजिक परिवर्तन हो जाता है, बहुत सारा आर्थिक, राजनीतिक या तरह तरह के चीज़ है जो बदलते जाता है। ठीक है, तो हम लोग वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, और वैदिक सभ्यता को जो दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं तो पहला खंड है उसका नाम है ऋग वैदिक काल। ये जो पहला खंड है उसका नाम है ऋग वैदिक काल, और दूसरा जो खंड है उसे हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर मीन्स बाद में, ऋग वैदिक ये हो गया दूसरा खंड, और उसे हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक काल। यदि समय का चर्चा किया जाए कि ऋग वैदिक काल कब से कब का माना जाता है और उत्तर वैदिक काल कब से कब का माना जाता है, तो देखिए शुरुआत हुआ था वैदिक सभ्यता तो 1500 ईसा पूर्व। यहाँ पे आपका हो गया 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता है जो चला था। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल का शुरुआत हुआ था। तो जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है जो इस सभ्यता का एक तरह से अपना काम किया था। तो दोनों में अंतर है, इसी के चलते हम लोग वैदिक सभ्यता को दो खंडों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह जो आर्य का सबसे ही पुरानी विचारधारा या सबसे ही एक तरह से इसी से इसका ये जो था उत्तर वैदिक काल उसका एक तरह से विकास हुआ था। तो ऋग वैदिक काल जानने से पहले अब वेद के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो वेद, क्योंकि ऋग वैदिक काल जो नाम पड़ा है वो एक वेद से पड़ा है, और एक वेद का नाम है ऋग्वेद, है ना। टोटल कुल जो वेद की संख्या है वो 4 है, उसमें से सबसे पुराना या सबसे पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है। और इसका मतलब ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद का क्या हो गया था, एक तरह से रचना हो गया था। तो वेद का मतलब होता है जानना। ठीक है,
वेद का मतलब होता है जानना या ज्ञान, और वेद को अपुरुष से कहा गया है। अपुरुष से कहने का मतलब वेद को अपुरुष से कहा गया है। तो अपुरुष से कहने का मतलब कि वेद है जो पुरुष के द्वारा नहीं रचना किया गया है, मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया है, जबकि वेद को स्वयं भगवान है जो बनाए हैं। ठीक है, और वेद का जो संकलन करता है वो बताया जाता है वेद व्यास, अर्थात वेद का जो भगवान की जो वाणी है, या भगवान जो अपनी एक तरह से वेद व्यास के मस्तिष्क में एक तरह से आशीर्वाद दिए, और पूरा के पूरा वेद व्यास है जो एक तरह से उसका संकलन कर दिए, जो भगवान की वाणी था। तो संकलन करता है जो पूछा जाए तो वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास। इस वेद व्यास को ही हम लोग कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेदों की रचना किसने की, तो आप बता सकते हैं वेद व्यास। ठीक है, संकलन करता या रचना, ऐसे तो वेद की रचना को स्वयं भगवान ही बताया जाता है कि भगवान की ही वाणी है। और टोटल जो कुल वेद हैं वो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम लोग सबसे पहले ऋग वैदिक काल के बारे में जानेंगे, और ऋग वैदिक काल जानने का मतलब हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानेंगे, क्योंकि जितने भी घटना ऋग वैदिक काल में हुआ है उसे ऋग्वेद में संकलन किया गया है। ठीक है, और देखिए जो वेद ये सब जो बनाया गया था वो संस्कृत भाषा में। आज के भी समय में संस्कृत लोग आसानी से पढ़ते हैं, जबकि आप सिंधु सभ्यता में देख रहे थे उन्होंने लिखे तो जरूर थे भाव चित्रात्मक लिपि, लेकिन आज तक उस लिपि को नहीं पढ़ा गया। जबकि आर्य की सभ्यता का जितने भी वाक्य हैं वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसी कारण हम लोग आसानी से पढ़ लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं ऋग वैदिक काल, और ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए देखिए, ऋग्वेद है जो सबसे ही प्राचीन वेद माना जाता है। तो सबसे ही पुराना या प्राचीन, ठीक है, सबसे ही प्राचीन वेद है जो ऋग्वेद, और इसी पे एक खंड बन गया, ऋग्वैदिक काल बन गया था। तो ऋग्वेद है जो सबसे ही प्राचीन वेद है। दूसरी चीज है कि ऋग्वेद के जरिए पूरी की पूरी एक तरह से आर्य के संस्कृति के बारे में पता चलता है। तो आर्य किस प्रकार से रहा करते थे, कि क्या उनकी राजनीतिक प्रणाली थी, क्या उनका खान पान था, महिला का स्तर किस प्रकार का था, पुरुष का स्तर किस प्रकार से था, या तरह तरह के जितने भी बातें हैं वो सब ऋग्वेद में समाहित है। तो एक प्रकार से संस्कृति, कल्चर के बारे में, संस्कृति, ठीक है, तो संस्कृति के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ऋग्वेद जो कि सबसे ही पुराना वेद है, ठीक है, इसमें, इस ऋग्वेद में, इस ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, अर्थात ऋग्वेद को 10 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें 10 मंडल हैं, उसके बाद 1028 सूक्त हैं। सब जितना भी शुरू करेंगे वो सब 10 से ही करेंगे। तो 1028 है जो सूक्त। सूक्त कहने का मतलब होता है भजन, अर्थात ऋग्वेद में है जो 1028 भजन हैं, और साथ ही साथ ऋग्वेद में है जो 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाएं कहने का मतलब होता है गीत, अर्थात लयबद्ध रूप में, संगीत नुमा रूप में लिखा हुआ है। तो ऋचा भी हैं, तो ऋचाएं भी है, अर्थात ऋग्वेद को 10 भाग में, और जो भजन है वो 1028 भजन ऋग्वेद में है, और साथ साथ जो गीत है, जो ऋचाएं आप कह सकते हैं, वो 10,462 ऋचाएं ऋग्वेद में है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जो 2 से लेकर 7 जो मंडल है उसे हम लोग प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहते हैं, अर्थात ऋग्वेद का यह भाग है जो पहले निर्माण हो गया था। 2 से लेकर 7 तक को वंश मंडल
वंश मंडल या प्राचीन मंडल कहा जाता है। जबकि 1 और 10 अर्थात मंडल 1 और मंडल 10 को हम लोग नवीन मंडल कहते हैं। अर्थात इस भाग का रचना है जो बाद में हुआ था, इसी के चलते से नवीन मंडल का संज्ञा दिया गया, नवीन मंडल। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्योंकि इसका भाग 3 जो गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ते हैं वो ऋग्वेद का ही देन है। ठीक है, अभी भी हम लोग हिंदू समाज में गायत्री मंत्र को बहुत ही पवित्र मानते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इसे सिद्ध कर चुका है कि गायत्री मंत्र से आपका ऊर्जा है, जो शरीर का जो ऊर्जा है या वातावरण है वह शुद्ध होता है। ठीक है, तो आज से बरसों पहले ये सब आर्य लोग हैं जो कर दिए थे हम लोग के लिए और हम लोग के भलाई के लिए। तो भाग 3 में है, भाग 3 इसी का भाग 3 का ही या मंडल 3, इस भाग 3 या मंडल 3 में है जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है। और ये जो गायत्री मंत्र है वो एक प्रकार से गायत्री मंत्र है जो विश्वामित्र ऋषि थे वही है जो रचना किए थे। और एक सावित्री, आप सावित्री के बारे में जानते होंगे कि बहुत ही सत्यव्रती महिला थी, तो सावित्री को एक तरह से समर्पित किया गया था। तो भाग 3 में गायत्री मंत्र का एक तरह से उल्लेख किया गया है। उसी तरह से भाग 7 या मंडल 7 में, तो मंडल 7 में है जो दशराग युद्ध, अर्थात आर्य लोग हैं जो क्या करते थे, युद्ध भी करते थे। कबीला के झुंड में उन्होंने अपने आप को संगठित कर रखा था। कबीला आप जानते होंगे 20, 50, 500, 5000 का एक तरह से झुंड होता है और उसका कबीला का कोई न कोई सरदार होता है। तो एक तरह से दशराग युद्ध का चर्चा है जो भाग 7 में है। दशराग युद्ध, ये दशराग युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये दशराग युद्ध है जो पुरुषनी नदी, आज के डेट में इसे रावी नदी कहते हैं, ये रावी नदी के तट पे हुआ था, रावी के तट पे हुआ था। और इस युद्ध में है जो राजा सुदास एवं 10 जनों के बीच युद्ध हुआ था। तो सुदास जो राजा थे एवं 10 जन, यहाँ पे सुदास यदि पूछे कि बताइए दशराग युद्ध में किसे विजय मिली थी, तो राजा सुदास को मिला था। और सुदास और 10 जनों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें राजा सुदास को जीते मिला था। और राजा सुदास के बारे में कहा जाता है कि भरत कुल के राजा थे। ठीक है, आप सुने होंगे कि दुष्यंत का एक पुत्र था, उसका नाम था भरत। और इस देश का नाम जो भारत पड़ा है वो भरत के नाम से ही पड़ा है। और भरत है जो एक समय बहुत ही प्रतापी एक तरह से राजा थे। और उसी भरत के जो पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, उनका नाम था वशिष्ठ। ठीक है, तो ये सब चीज है जो इस मंडल में चर्चा किया हुआ है। दशराग युद्ध के बारे में या पुरुषनी नदी, बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि पुरुषनी नदी या दशराग युद्ध है जो किस नदी के तट पर हुआ था, तो पुरुषनी नदी के तट पर एक तरह से हुआ था। तो भाग 3 बता दिए, मंडल 7 बता दिए। ठीक है, उसी तरह से मंडल 9 में सोमरस का चर्चा है। तो मंडल 9 मिटा देते हैं। मंडल 9 में, तो मंडल 9 में है जो सोमरस का चर्चा है। अर्थात सोमरस, ऐसे सोम तो एक भगवान हैं और सोम है जो सूरा को बोला जाता है। अर्थात उस समय भी सूरा को अर्थात शराब का सेवन करते थे और वह शराब है जो हल से बना करता था। तो मंडल 9 में है जो सोम का चर्चा है। ठीक है, तो यहाँ पे सोम का चर्चा है, सोम का चर्चा है। उसी तरह से मंडल 10 है जो अंतिम मंडल है। तो मंडल 10 में है जो पुरुष सूक्त का चर्चा है। और पुरुष सूक्त में बताया गया है कि ब्रह्मा के जो सिर हैं, ठीक है, उससे है जो ब्राह्मण जाति का जन्म हुआ। ठीक उसी तरह से जो भुजा है उससे है जो क्षत्रिय जाति का उदय हुआ है। उसी तरह से ब्रह्मा जी के जंघा से है जो
वैश्य या बनिया जाति का जन्म हुआ है, जबकि पैर से शूद्र जाति का जन्म हुआ है। ये पुरुष सूक्त का भी चर्चा है, पुरुष सूक्त का चर्चा है। लेकिन ऐसा नहीं सोचिएगा कि इस समय तक ऋग्वैदिक काल तक जो वर्ण था या जाति था वो कर्म आधारित था। कहने का मतलब जो जैसा कर्म करेगा उसी तरह से उसका एक तरह से वर्ण का नाम दे दिया जाएगा। ऋग्वेद में ही एक लड़का बोलता है कि मेरी माँ है जो एक तरह से घर में आटा पीसती है अर्थात दाई का काम करती है, मेरे पिता हैं जो वैद्य हैं अर्थात वो डॉक्टर हैं, और हम हैं जो कवि हैं, ठीक है। और अलग अलग तरह के वर्ण व्यवस्था एक ही घर में है, कोई छुआछूत नहीं है। जो जैसा काम कर रहा है उसी के अनुरूप उसका एक तरह से दर्जा मिला हुआ है। लेकिन बाद में सामाजिक कुरीतियाँ आ जाती है, लोभ आ जाता है, माया आ जाता है, जिसके जरिए ठीक है लोग हैं जो वर्ण व्यवस्था का जन्म दे देते हैं, ठीक है। तो ये सब भाग मंडल को आपको याद रखना है। मंडल 3, मंडल 7, मंडल 9 और मंडल 10, इसमें है जो पुरुष सूक्त का चर्चा है। चलिए नदी का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नदी आज के डेट में गंगा को बहुत ही पवित्र नदी और माँ का दर्जा दिए हैं, लेकिन उस समय हम लोग सरस्वती नदी को बहुत ही पवित्र मानते थे। तो सरस्वती उस समय बहुत ही पवित्र था, ठीक है। नदी में सरस्वती को पवित्र माना जाता था, जबकि सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में बहुत बार हुआ है। आज भी है जो भारत के कुछ हिस्सा में सिंधु नदी है जो बहती है, तो सिंधु का उल्लेख बार बार हुआ है सिंधु का। जबकि गंगा और यमुना जो कि आज की पवित्र नदी है उस समय उसका उल्लेख न के बराबर हुआ है, फिर भी इस नदी का उस समय भी अस्तित्व था। तो गंगा और यमुना का भी उल्लेख हुआ है, लेकिन बहुत ही कम हुआ है गंगा और यमुना, ठीक है। गंगा और यमुना का भी हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जो वामना अवतार। आप सुने होंगे कि एक राजा बलि थे और विष्णु का एक अवतार था वामना अवतार। तो वामना अवतार आप सुने होंगे कि जो विष्णु है जो बलि को छल पूर्वक उसे क्या कर दिए थे, उसे परास्त किए थे, क्योंकि बलि एक राक्षस था और यदि वह यज्ञ करके अपने आप को यज्ञ को संपन्न कर लेता तो हो सकता है इस पृथ्वी के लिए एक तरह से संकट खड़ा कर सकता था, क्योंकि बलि है जो राक्षस कुल का था और राक्षस का प्रवृत्ति नकारात्मक स्वभाव का होता है, वह विनाश ज़्यादा जानता है और विकास कम करता है। इसी कारण भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा था और वह अवतार था वामना अवतार, ठीक है। तो वामना अवतार का भी चर्चा है, वामना अवतार। और इस वामना अवतार में भगवान विष्णु है जो बौना का रूप धारण करके राजा बलि का जहाँ पे यज्ञ हो रहा था और यज्ञ को अंतिम रूप देने के लिए दान दक्षिणा का प्रक्रिया शुरू हुआ था, ठीक है, ताकि यज्ञ है जो सफल हो सके। उसी समय भगवान विष्णु है जो बौना रूप में आ गए थे और राजा बलि से है जो 3 पग जमीन का मांग किए, क्योंकि उस यज्ञ में सब लोग को दिया जा रहा था, जितने भी ब्राह्मण या भिखारी लोग आ रहे थे। तो राजा बलि बहुत हंसता है, कहता है 3 पग जमीन, ये कुछ मांगना हुआ, लेकिन फिर भी विष्णु है जो वामना अवतार के रूप में वो कहते हैं 3 पग। और वही 3 पग में क्या करते हैं कि पूरा के पूरा पृथ्वी को, आकाश को, सबको है जो अपनी पैरों से नाप लेते हैं। इस प्रकार से उस यज्ञ को एक तरह से असफल कर देते हैं, क्योंकि तीसरा पग में क्या करते हैं कि विष्णु है जो राजा बलि के सिर पे, क्योंकि बोल देते हैं विष्णु क्या बताओ ये तो 2 ही पग में पूरा के पूरा दुनिया एक तरह से हम नाप चुके हैं, अब कहाँ रखें हम अपना पैर। तो बलि जो कि बहुत ही दानवीर था, भले और राजसी प्रवृत्ति का था, लेकिन बहुत ही दानवीर होने के चलते वो कहा कि तीसरा पग मेरे मस्तिष्क पे रख दीजिए, और तीसरा पग वो भगवान विष्णु मस्तिष्क पे रख देते हैं। और इस तरह से
बलि का एक तरह से क्या हो जाता है, नरसंहार हो जाता है भगवान विष्णु के हाथों से। तो वामना अवतार का भी जो चर्चा है वो एक तरह से ऋग्वेद में किया हुआ है। उसी तरह आप सुनेंगे अस्तोमा सदगमय तन्सोमा ज्योतिगमय, अर्थात असत से सत्य की ओर आना चाहिए, अंधकार से प्रकाश की ओर आना चाहिए। आज भी धड़ल्ले से ये सब पंक्ति हम लोग बोलते हैं, ये सभी है जो ऋग्वेद का ही देन है, ऋग्वेद से ही आया है। ठीक है, गायत्री मंत्र का चर्चा कीजिए या वामना अवतार की चर्चा कीजिए या बहुत सारे जो चीज़ है यम नचिकेता उसका चर्चा कीजिए, ये सब के सब है जो ऋग्वेद में ही समाहित है। और ऋग्वेद बहुत ही कठिन होता है और संस्कृत में लिखा हुआ होता है, तो जो ब्राह्मण इस वेद को पढ़ता है उसे बोला जाता था होता या होत्री। ठीक है, तो होता या होत्री पूछेगा, होता या होत्री, होत्री ये है जो ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि वेद का जो कुल संख्या है वो कुल है जो 4 है, तो आगे हम लोग देखते हैं यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद, यजुर्वेद, तो यजुर्वेद इसमें है जो पूरी तरह से यज्ञ के बारे में चर्चा है, अर्थात हर एक काम को संपन्न करने के लिए यज्ञ का विधान है। मान ले जाए कि आपको बच्चे नहीं हो रहा है तो यज्ञ कीजिएगा तो आपको बच्चे की प्राप्ति हो जाएगा। मान लिया जाए कि पानी नहीं पड़ रहा है तो पानी के लिए कुछ यज्ञ का विधान है, कुछ मंत्र उच्चारण है, वो यदि कर लेते हैं तो बारिश होना शुरू होता है। यदि कोई राजा का इच्छा था कि संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करे तो उसके लिए भी यज्ञ का विधान था। अर्थात कहने का मतलब है कि यजुर्वेद में पूरी तरह से कर्मकांडी वेद है। ठीक है, हर एक चीज के लिए कुछ मंत्रोच्चारण के द्वारा वेद यज्ञ को संपन्न किया जाता था। एक प्रकार से कर्मकांड, ठीक है, कर्मकांड, और यह कर्मकांड है जो यज्ञ के द्वारा, ठीक है, यज्ञ के द्वारा एक तरह से संपन्न किया जाता था। हर एक चीज के लिए था, जो जिसको जो इच्छा है वो यजुर्वेद में सब चीज का चर्चा है। मान ले जिसको जो चीज से, यदि मान ले किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चा नहीं हो रहा है उसके लिए भी यज्ञ का विधान था, मंत्र का विधान था, और वह मंत्र यदि यज्ञ के रूप में किया जाए, ठीक है, तो बच्चा प्राप्ति होता था। ठीक है, लोगों को मानना भी था और मंत्र में बहुत शक्ति भी होता है। समझिए कि एक प्रकार से आज के डेट में वैज्ञानिक विधि था, आज भी बच्चा पैदा किया जा रहा है, डॉक्टर लोग बच्चा पैदा है जो तरह तरह के दवा से मशीनी उपकरण बना कर करते हैं। तो समझ जाइए उस समय मंत्रोच्चारण में ही इतना शक्ति था जिसके जरिए अलग अलग चीज को एक तरह से संपन्न किया करते थे। इससे जो अध्ययन करता था या इसे जो ब्राह्मण जो पाठ करता था, क्योंकि सब लोग की बस की बात था भी नहीं, ठीक है, तो ब्राह्मण लोग ही, ये बहुत ही संस्कृत भाषा में लिखा जाता था और बहुत ही कलिष्ठ होता था। ठीक है, इसका उच्चारण पे या तरह तरह की चीज पे जोड़ दिया जाता था, उसे बोला जाता था अध्रुव। अध्रुव, अध्रुव जो थे वो क्या करते थे, यजुर्वेद को पढ़ते थे। यजुर्वेद के बाद अब आ जाते हैं हम लोग सामवेद। ठीक है, सामवेद, चलिए सामवेद देखते हैं। तो सामवेद में है जो एक तरह से गान का चर्चा है, जो भारत में जो गीत संगीत हो रहा है वो एक तरह से शास्त्रीय गीत संगीत है, वो सामवेद का ही देन है। यदि पूछ देगा कि भारत का जो शास्त्रीय संगीत एक तरह से कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुआ है, तो यह जो सामवेद से ही हुआ है। तो एक तरह से गान का जो है गायन है एक तरह से, और इसे जो पाठ करते थे ब्राह्मण उसे बोला जाता था उद्गाता। ठीक है, उद्गाता, उद्गाता, देखिए यहाँ पे भी गाता शब्द है, गाने वाला। ठीक है, और ये जो सामवेद है ये पूरी तरह से गायन पे ही आधारित है। उस समय भी लोग संगीत से बहुत ही प्रभावित होते थे, मंत्रोच्चारण करते थे ताकि अपने काम सफल काम को सफल बना सके। और जो अंत में जो हम लोग एक वेद को पढ़ेंगे उसका नाम है अर्थववेद। तो चौथा जो वेद है उसका नाम है अर्थववेद। अर्थववेद,
तो अर्थवेद एक अलग तरह का वेद है, क्योंकि हम लोग 3 वेद को हम लोग त्रय वेद बोलते हैं। ठीक है, वेद का ऐसे मुख्य रूप से 3 ही वेद बताया जाता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अर्थवेद के बारे में से जान लेते हैं, क्योंकि ऐसे वेदों की कुल संख्या 4 ही बताया जाता है, लेकिन त्रय वेद में अर्थवेद को नहीं बोला जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग तरह का वेद है। इसमें जादू टोना है ना, मान लिया जाए कि जादू टोना करना है, किसी को काम बिगाड़ देना है तो जादू किया जाता था, उस पर टोटका लगा दिया जाता था। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारा चीज़ है जो अंधविश्वास, जो एक तरह से है चीज़ है जो यहाँ पे हुआ करता था। तो भूत प्रेत जो आप सुनते होंगे कि भूत प्रेत होता है, तो भूत प्रेत है जो एक तरह से आज की देन नहीं है, ये वेद से ही, मतलब वैदिक काल से ही ये सब चला आ रहा है। तो भूत प्रेत कहिए, जादू टोना कहिए, ये सब है जिसमें चर्चा है। तो किसका चर्चा है? जादू टोना का, जादू टोना का, भूत प्रेत का, भूत प्रेत का, और साथ ही साथ एक अच्छी चीज का भी चर्चा है, वो चिकित्सा। आयुर्वेदिक चिकित्सा जो आप सुनते हैं वो एक तरह से वेद से ही आया है, और खास करके जो अर्थवेद। ठीक है, तो एक तरह से चिकित्सा का भी जो जन्म हुआ है एक तरह से वैदिक काल से ही हो गया है। आज भी आयुर्वेद है जो अपना तूती बोलता है। ठीक है, बहुत जगह ये जो कोरोना बीमारी है उसके लिए भी आयुर्वेद है जो बहुत ही कारगर अपना दवा है जो बना रहा है, और लोगों को एक तरह से स्वास्थ्य सेहतमंद बनाता है। तो आयुर्वेद है जो ये भी बहुत ही वर्षों परंपरा भारतीय संस्कृति का हिस्सा था। तो वेद है जो कुल हो गया आपका 4, लेकिन हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं ऋग वैदिक काल का। तो ऋग वैदिक काल में हम कुछ चीज़ बता दिए हैं और आगे बताते हैं कि ऋग वैदिक काल में क्या क्या चीज़ है। चलिए, वेद बता दिए तो थोड़ा सा पहले हम उपनिषद को भी बता देते हैं, क्योंकि उपनिषद भी जानना जरूरी है। जिस तरह से वेद आप जान गए कि वेद 4 हैं, उसी तरह से उपनिषद के बारे में ज्ञान हल्का ले लीजिए। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ऐसे ये सब जो पढ़ रहे हैं समझ जाइए कि वो सब चीज़ है जो उसी का हिस्सा है, एक तरह से वैदिक काल का ही एक प्रकार से हिस्सा है। तो उपनिषद है जो वेदों का सार कहा जाता है, अर्थात वेद इतना कड़ा था और इतना कठिन था कि सब लोग वेद को समझ नहीं सकता है। तो जो वेद को नहीं समझता था वो क्या करता था, उपनिषद कहानी नुमा रूप में उपनिषद को लिखा गया था। लेकिन उपनिषद क्या है? वेदों का सार है, ये वेदों का सार है, वेदों का। और इसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत इसलिए कहा जाता है कि जब चारों वेद का रचना हो गया था उसके बाद उपनिषद का रचना हुआ था। इसे हम लोग वेदांत भी कहते हैं, वेदांत। ठीक है, इसे ब्रह्म ज्ञान, अर्थात उपनिषद पढ़ने पर व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होता था। तो इसे ब्रह्म ज्ञान भी कहा जाता है, ब्रह्म ज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, तो उपनिषद है जो एक तरह से कुल है जो 108 हैं, और प्राय एग्जाम में पूछा भी जाता है कि उपनिषद की कुल संख्या बताएं। तो उपनिषद है जो 108 होता है। ठीक है, उसी तरह से आप सुनेंगे सत्यमेव जयते, एक तरह से भारतीय चिन्ह में जो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ये जो उपनिषद से ही लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की क्या होती है, जीत होती है, और असत्य की हानि होता है। तो सत्यमेव जयते है जो मंडूक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उसी तरह से यम नचिकेता का जो संवाद है, यम और नचिकेता जो यमराज हैं और एक ब्राह्मण है जो नचिकेता, उसका भी जो कहानी है उसका भी उपनिषद में चर्चा है। वो है जो कठोपनिषद में चर्चा है। तो उपनिषद मुख्य रूप से आप जानिए इसमें वेदों का सार है, संग्रह है, और इसे वेदांत भी कहा जाता है। अब हम लोग आएंगे वेदांग के बारे में। ठीक है, वेदांग अर्थात वेद को अंग। यदि वेद को आपको समझना है तो वेदांग पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप वेद को समझ सकते हैं। तो पहले हम लोग वेदांग देख लेते हैं।
चलिए, वेदांग। वेदांग का जो रचना किया गया है वो वेदों को समझने के लिए किया गया है, वेद को समझने के लिए। और वेदांग की जो कुल संख्या है वो 6 है, ठीक है, 6 हैं। उसमें से है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। तो टोटल कुल है जो 6 है। तो इसकी जो संख्या है वो 6 है। कौन कौन है? शिक्षा है, छंद है, निरुक्त है, ठीक है। उसी तरह से आपका हो गया व्याकरण, ये आपका हो गया चौथा व्याकरण, पांचवा ज्योतिष, ठीक है। एक और होगा, एक है आपका कल, एक आपका हो गया कल। टोटल है जो कुल 6 हैं। इसे भी थोड़ा याद रखिएगा, ये भी आप एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो वेदांग हैं, वेद का अंग हैं, वो कुल है जो 6। शिक्षा में है जो उच्चारण पे जोर दिया गया है। वेद में किस प्रकार से आप उच्चारण कीजिएगा, क्योंकि यदि उच्चारण सही ढंग से नहीं होगा तो आप वेद को भली बातें नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है। तो इसमें उच्चारण का चर्चा है। छंद, इसका 2 छंद है, वेद का 2 छंद है, 2 तरह से लय में पढ़ा जाता है। और वो जो छंद है वो गायत्री और जगतीय छंद में बताया गया है। उसी तरह से निरुक्त में शब्दों की कहाँ से उत्पत्ति हुआ है उसके बारे में, वेद में जितने शब्द हैं उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है उसके बारे में निरुक्त में बताया गया है। उसके बाद आपका है व्याकरण। तो पूरा के पूरा वेद है जो संस्कृत रूपी व्याकरण में लिखा गया है। तो संधि क्या होता है, समास क्या होता है, ये सब है। इसी समय एक अष्टाध्यायी, ठीक है ना, अष्टाध्यायी जो पाणिनि की रचना है, वो बहुत ही संस्कृत का प्रसिद्ध पुस्तक माना जाता है। तो समझिए ये वैदिक काल का ही पुस्तक है। अष्टाध्यायी के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये पाणिनि रचित संस्कृत पुस्तक है। तो यहाँ पे व्याकरण, ज्योतिष तो आप समझते ही होंगे, है ना, क्योंकि ज्योतिष के चक्कर में तो कोई ना कोई कभी ना कभी आ ही जाता है ना, अपने बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए। उसी तरह जो कल्प है वो कल्प है जो 4 है, ठीक है। और कल्प में एक तरह से कर्म कांड के बारे में बताया गया है, क्या विधि होना चाहिए, कैसे काम होना चाहिए, राजा प्रजा का किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से जो ज्योमेट्री जो आज पढ़ते हैं मैथ में, ज्यामिति, वो सब भी है जो कल्प में चर्चा है। कल्प का एक नाम है सुल्ब सूत्र, ठीक है। एक कल्प का नाम है सुल्ब सूत्र। तो इसी में चर्चा है, सुल्ब सूत्र में एक तरह से इसका चर्चा है। ज्योमेट्री के बारे में भी चर्चा है। अर्थात उस समय भी लोग बहुत ही परिपक्व हुआ करते थे। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम लोग आज इतना बुद्धिमान हो गए हैं, टैलेंटेड हो गए हैं, वो वर्षों पहले नहीं था। ऐसा बात नहीं है। आज भी हम लोग आयुर्वेद की दवा को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें जो अभी भी वही चीज़ करते हैं। और हो सकता है कि आगे भी कुछ यही सब चीज़ को हमको करना पड़ेगा ताकि हम लोग सही ढंग से अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है। ये सब चीज़ हुआ। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जो वेदों का राजनीतिक जीवन किस प्रकार से राज्य कार्य होता था। तो राजनीतिक हम लोग देख लेते हैं, राजनीतिक कहिए या प्रशासनिक कहिए। तो राजनीतिक या प्रशासन कैसे प्रशासन होता था, किस प्रकार से लोग अपने आप को व्यवस्थित करते थे, अनुशासित करते थे। तो देखिए जो वेद में है जो घर से ही शुरुआत हो जाता था। जो एक तरह से सही ढंग से घर में भी अनुशासित नहीं है तो बाहर क्या रह पाएगा। तो घर का जो प्रधान होता था उसका नाम था कुलप, और कुलप है जो पिता को कहा जाता था। तो ये घर से ही शुरू हो जाता था। तो पहला हो गया आपका कुलप, कुलप है जो घर का प्रधान होता था। उसी तरह से घर कई घर मिलाकर गांव बनता है, और गांव का जो प्रधान होता था उसे बोला जाता था ग्रामीण। ये सब है जो क्या करता था, राजा को मदद करता था, ठीक है।
समझ जाइए कि नीचे से ऊपर तक की व्यवस्था था। ऊपर में राजा था और सबसे निचले पायदान पे घर का जो मुखिया परिवार होता है वो भी है, जो एक तरह से राज्य काज का जो नियम कानून था वो सब पालन करवाते थे। उसी तरह से आगे बढ़िएगा तीसरा, ठीक है, तो विस्पति नाम था, मतलब कई एक गांव मिलाकर एक विस्पति को नियुक्त किया जाता था। वह है जो हर एक गांव का एक तरह से हाल समाचार किस प्रकार से नियम कानून है या उनकी परेशानी है वो सबको दूर करता था, तो विस्पति। और कहिए कि विस्पति जब मिलते थे, ठीक है, तो एक तरह से साम्राज्य बनता था या और साम्राज्य का एक राजा हुआ करता था। तो एक तरह से राजा है जो लास्ट पायदान पे था, ठीक है, राजा है जो, और इस प्रकार से पूरी तरह से प्रशासन एक तरह से चला करता था। बहुत ही अच्छी व्यवस्था था। घर से यदि कोई काम को शुरुआत करना है तो घर से यदि ध्यान नहीं होगा तो राजा के लिए क्या क्या करेगा, है ना, कहाँ कहाँ घूमेगा, तो बेचारा बेदम हो जाएगा। तो एक तरह से जिम्मेवारी शुरू से ही दिया गया था। इसी में थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। जो राजा है तो राजा को मदद करने के लिए कुछ मंत्री परिषद भी आज भी है, जिससे मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी की सरकार है या नीतीश कुमार की सरकार है, उनको मदद करने के लिए मंत्री परिषद होता है। ठीक उसी प्रकार से उस समय भी मंत्री परिषद हुआ करता था। तो राजा को मदद करने के लिए रत्नी हुआ करते थे, ठीक है। उस रत्नी में मंत्री परिषद में राजा भी समाहित था। ऐसे कुल जो रत्नी की संख्या 12 मानी जाती है। तो हम लोग कुछ रत्नी जो कि बहुत ही प्रमुख है, जो राजा के मददगार होता था, उसको देख लेते हैं। तो पहला जो रत्नी है उसका नाम है सेनानी है। जब राजा नहीं रहता था तो सेनानी का ही काम था पूरी तरह से एक तरह से व्यवस्था को देखना। मतलब राजा के बाद दूसरे शक्तिशाली जो था वह सेनानी था। और राजा है जो उस समय जमीन का मालिक नहीं हुआ करता था, उस समय जो युद्ध का मालिक होता था, ठीक है। और खास करके जो युद्ध हुआ करता था वो गाय के लिए हुआ करता था। गाय को उन्होंने समझ लिया था कि गाय से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। मनुष्य के लिए गाय है जो अमृत तुल्य है। इसी कारण आज हम लोग गाय को माता कहते हैं। तो लड़ाई का एक तरह से राजा मात्र लड़ाई करता था, ठीक है, उस समय, और गाय के लिए, ताकि उसके कबीला में ज़्यादा से ज़्यादा गाय आ जाए। तो सेनानी है जो राजा के बाद दूसरा प्रमुख एक तरह से व्यक्ति था। उसी तरह से पूरब, राजा जो किला में रहता था तो एक तरह से पूरा किला का जो अधिकारी था उसका नाम था पूरब। वो किला को देख रेख, कैसे किला में सब चीज होना चाहिए, उसका व्यवस्था पूरब करता था। उसी तरह से दूत, राजा का जितने भी बात होते थे वो जनता तक जो पहुंचाने का काम था वो दूत का था। उसी तरह से उग्र जो क्या करता था कि जो अपराधी होते थे, क्योंकि समाज में अपराधी होगा, ठीक है, अलग अलग मानसिकता के लोग समाज में रहते हैं। चाहे आज की चर्चा कीजिए या बरसों पहले का भी चर्चा कीजिए, तो कुछ ना कुछ गलत प्रवृत्ति के रहते थे। तो क्या करता था, उसे पकड़ कर एक तरह से जेल में बंद करता था। अर्थात अपराधी को पकड़ने का काम है जो उग्र को मिला हुआ था। उसी तरह से स्पर्श है जो गुप्तचर विभाग का एक तरह से निरीक्षण करता था। अर्थात गुप्तचर विभाग जासूसी का काम है जो स्पर्श को करता था। कुछ इस तरह से राजा के रत्नी में समाहित थे, सेनानी, पूरब, दूत, उग्र, स्पर्श इत्यादि। इसमें राजा भी रत्नी में आता था। चलिए, अब हम लोग लास्ट पड़ाव में इस वीडियो के हैं और लगभग हम आशा करते हैं कि आपका अधिकांश क्वेश्चन है जो इसी से सबसे आएगा। तो चलिए इसे देखते हैं। कुछ लोकतांत्रिक संस्था भी थी, ठीक है, जैसे अभी भी है ना लोकतांत्रिक लोकसभा, राज्यसभा कहते हैं, ठीक उसी तरह से कुछ लोकतांत्रिक संस्था थी और उसका नाम था सभा एवं समिति। तो लोकतांत्रिक संस्था,
लोकतांत्रिक संस्था में सभा और समिति था। सभा को उच्च एक तरह से माना जाता था, क्योंकि सभा में जो पढ़े लिखे लोग रहते थे। तो सभा पहला हो गया सभा, और ये बहुत ही उच्च होता था। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं जो बैठते थे और राजा को एक तरह से जो भी चर्चा करके बात निकलता था वो राजा तक सूचना मिल जाता था, और ये सबको सुजान कहा जाता था। ये सबको सुजान कहा जाता था। दूसरा है आपका समिति। समिति, तो समिति में सभी लोग को अपने बात को, विचार को प्रकट करने का अधिकार था, और जितने मुख्य विचार आते थे वो सब राजा को बता दिया जाता था, ठीक है, ताकि राजा है जो सही निर्णय कर सके। और इसे समिति के लोग को ईशान कहा जाता था, ईशान। और इस समय महिला की स्थिति अच्छी मानी जाती थी। आप देखे होंगे हड़प्पा सभ्यता में पूरा महिला का ही एक तरह से क्या था, मातृ देवी का पूजा होता था। यहाँ पे भी वैदिक काल में भी खास करके जो ऋग वैदिक काल का जो है वहाँ पे महिला की बहुत ज़्यादा एक तरह से सम्मान था, पर मतलब पुरुष के बराबर महिला को दर्जा दिया जाता था। जब यज्ञ का कार्य होता था उसमें महिला भी साथ में बैठती थी, और कुछ महिला, विदुषी महिला का चर्चा भी ऋग्वेद में किया हुआ है, जैसे अपला के बारे में, ठीक है, सिक्ता के बारे में, घोषा के बारे में, ये सब विदुषी महिला का भी चर्चा है जो किया हुआ है। तो महिला की भी स्थिति बहुत ही अच्छी मानी जाता है। चलिए, उस समय एक तरह क्या था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था कर्म के आधार पे था। जैसा कि हम पहले भी बताए थे कि एक व्यक्ति क्या बोल रहा है ऋग्वेद में कि वह खुद है जो कवि है, उसके पिता है जो डॉक्टर हैं, और उसकी माँ है जो घर में आटा पीसती है। तो तरह तरह का था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पूरे की पूरी चेंज एक तरह से हो गया था, और महिला का स्थिति एक तरह से सम्मानजनक या संतोषप्रद कह सकते थे। मुख्य भोजन में जौ था, और जौ को यज्ञ कहा जाता था, ठीक है, जौ को यज्ञ कहा जाता था। उसी तरह से जो महिला जिंदगी भर शादी नहीं करती थी उसे अमाजू कहा जाता था, अमाजू, ठीक है, अमाजू उस महिला को कहा जाता था जो आजीवन है, जो क्या करते थे, शादी नहीं करते थे। और उस समय बहुत सारी विदुषी महिला को भी अब चर्चा है जो देख चुके हैं, ठीक है। और जो वस्त्र में था, जो सूती वस्त्र था, ऊनी वस्त्र था, और मृग जो चमड़ा, हिरण का जो चमड़ा होता है वो सब का भी उन्होंने बहुत ही धड़ल्ले से इस्तेमाल करते थे। और महिला है जो गला में हार पहनती थी, और उसका नाम था निष्क, ठीक है, क्या नाम था, निष्क। मिला जुला कर कह सकते हैं सभ्यता अच्छी सभ्यता थी, पढ़े लिखे लोग का जमात था, और बहुत ही व्यवस्थित और संगठित सभ्यता थी। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।